स्टूडेंट सोशल भी सविता में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के जो इकोनॉमिक्स है अर्थशास्त्र है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। देख सकते हैं चैप्टर के नाम यहाँ दिया हुआ है, चैप्टर 1 है और इस लिखा हुआ है CBSE क्लास 10th अर्थशास्त्र और महत्वपूर्ण प्रश्न। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो जितने भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम, प्री बोर्ड ये सब देने वाले हैं वो क्वेश्चन देखते जाइए और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं कराने जा रही हूँ। और कॉपी पेन लेकर के नोट भी करते चलिएगा। तो चलिए हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। देश के प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना के निकाली जा सकती है। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या होगा। तो आंसर हो गया सेकंड कि देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके। अब अगला प्रश्न हमारा है केरल की शिशु मृत्यु दर कम है क्यों। अब इसका आंसर देखिए यहाँ पे सेकंड। यहाँ थर्ड वर्ग यहाँ के मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रदान है क्योंकि इसलिए केरल में कम है कि वहाँ सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, हॉस्पिटल और शिक्षा ये सारे सुविधाएं हैं, इसलिए वहाँ मृत्यु दर कम है। अगला प्रश्न है शिशु मृत्यु दर क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ आंसर भी दिया हुआ है, इसका ऑप्शन सेकंड होगा। देखिए सेकंड है कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात है। तो यहाँ देखिए। और अगला हमारा प्रश्न है भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तभी हमने पढ़ा था कि केरल में स्वास्थ्य सुविधा है और शिक्षा ज़्यादा बेहतर है, इसलिए वहाँ पे कम है। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित पड़ोसी देश में से किसका मानक विकास सूचकांक भारत से अधिक है। तो श्रीलंका का है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। और नीचे देख सकते हैं कि आंसर भी दिया हुआ है हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया, इसका सेकेंड आंसर है। अगला है GDP का क्या अर्थ है। तो यहाँ देखिए GDP का क्या अर्थ है, सेकेंड हो गया सकल घरेलू उत्पाद। अगला हमारा प्रश्न है देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा औसत आय। और अगला प्रश्न है किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो प्रति व्यक्ति आय। किसी देश के राष्ट्रीय आय मतलब हमारे देश के कुल आय क्या है और उसे जनसंख्या से भाग दे देंगे कि हमारे देश की जनसंख्या क्या है और हमारे पूरे देश के राष्ट्रीय आय क्या है। तो प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति क्या है कि एक व्यक्ति कितना कमाता है उसका आय निकल जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा किसी देश के विकास को प्राय निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय पर कि एक व्यक्ति की आय कितना है। तो इसका पहला ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है। तो केरल है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण संसाधन है। तो खनिज तेल है, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। UNDP के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय है, लोगों के शिक्षा का स्तर है, लोगों का स्वास्थ्य स्तर है। तो सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब हमारा ये हमने वैकल्पिक प्रश्न करा था। अब ये देखिए यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन आ गया। पहला प्रश्न है अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। आंसर देखिए यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का बेहतर व्यवस्था है, इसलिए यहाँ पे कम है। अगला प्रश्न हमारा है क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है। तो इसका आंसर देखिए कि नहीं, क्योंकि उसके आय का असमानताओं का पता नहीं चलता है। अगला प्रश्न है जीवन प्रतिशत से आप क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर देखिए व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का औसत वर्ष। अगला प्रश्न है हमारा और इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, वन लाइनर भी आते हैं और 4 ऑप्शन वाले आएंगे पैराग्राफ। तो इसीलिए मैं करा रही हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको डायरेक्ट यही से क्वेश्चन आएगा।
अगला प्रश्न है जीडीपी का अर्थ क्या है? तो किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है? तो केरल राज्य का है। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा की गई थी? तो यहाँ देख सकते हैं यूएनडीपी के द्वारा किया गया है। तो अगला प्रश्न है सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? तो यहाँ देखिए हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? राशन वितरण की प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्य पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है। ये आंसर हमारा हो गया। जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? तो आंसर देखिए ये सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती है। अगला प्रश्न अनवीनीकरण संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर है क्योंकि ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन्हें अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं, जैसे डीजल, कोयला, पेट्रोल, क्योंकि ये अनवीनीकरण संसाधन है। ये एक बार प्रयोग करने के कई लाखों साल बाद इसका प्रयोग बनने में टाइम लग जाता है। अगला हमारा प्रश्न है देखिए लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय 3 और 5 नंबर का है। विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं, इस कथन को स्पष्ट करें। तो देखिए हमारा प्रश्न है यहाँ पे, और ये हमारा आंसर है कि प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकता है और कई बार इनकी परस्पर विपरीत भी हो सकती है। तो इसकी और देखिए एक है और एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाशक कारण भी बन सकता है। उदाहरण नदी पर बांध बनाना वहाँ के किसानों के लिए विस्थापन का कारण बन सकता है, कि मतलब नदी पर बांध बनाए तो जो वहाँ किसान रहते हैं वहाँ से उनकी ज़मीनें ले ली गई तो कहीं और अपना आवास ढूंढेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि एक विकासशील और विकसित देश का मुख्य विशेषता क्या होती है? तो आंसर देखिए कि विकसित देश के देखिए कि नई तकनीकी और विकास, उद्योग, उच्च स्तरीय रहन सहन, उच्च प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर उच्च, और विकासशील देश देखिए अभी हमने विकास देश के बारे में देखा था। ये देखिए विकास देश और विकासशील देश। तो विकासशील में औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए, निम्न प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर निम्न। तो ये देखिए अब अगला प्रश्न हम चलते हैं। आय के अतिरिक्त और कौन से कारक हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये देख सकते हैं, ये हमारा प्रश्न है और यहाँ पे आंसर देख सकते हैं और इसे अपने नोटबुक में नोट भी करते चलिएगा। इस तरह से देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और किस तरह से। अगला प्रश्न है हमारा आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? स्पष्ट कीजिए। तो आंसर चलिए हम देखते हैं इसका। देखिए और इसी तरह आपको भी कि इसकी ज्ञान और दक्षता प्राप्त होती है, रोजगार का स्तर बढ़ता है, नई तकनीकी का प्रयोग का स्तर बढ़ जाता है, लोगों को स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है, नए नए उद्योग को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। कि पहला पॉइंट है, यहाँ देख सकते हैं शिशु मृत्यु दर, अनेवल उपस्थिति अनुपात और साक्षरता दर। तो इसके अब आंसर हम नीचे देख सकते हैं। ये देखिए हमारा 3 है। तो पहला पॉइंट यहाँ देख सकते हैं कि शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों पर एक वर्ष में आयु से पूर्व मरने वाले शिशु अनुपात है। और सेकंड है कि निम्न उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस वर्ग आयु के कुल बच्चों के 7% अनुपात है। और अगला हमारा पॉइंट है, थर्ड है कि किसी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहाँ के कुल लोगों की जनसंख्या और पढ़ने लिखने लोगों के अनुपात को कहा जाता है। अधिकांश यह प्रतिशत के दर्शाया जाता है, परंतु कभी कभी इसे प्रति कोटि हर 1000 पर भी दिखाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, ये देखिए विकास की धारणता से क्या मतलब है? जल के उदाहरण की मदद से समझाइए। कि विकास की धारणता
से क्या मतलब है और जल के उदाहरण से मदद से समझाइए। तो यहाँ देखिए कि देश या विश्व का विकास होता है बल्कि भविष्य में भी भावी पीढ़ियों के लिए असर बना रहता है। तो उदाहरण ऐसे देख सकते हैं। और यहाँ 4th पॉइंट में लिखा हुआ है, तो आप भी इसी तरह 4th पॉइंट में लिख सकते हैं। और देखिए कितना छोटा छोटा पॉइंट है, तो इसे ज़रूर आप कॉपी में अपने नोट करिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, देख सकते हैं, एक विकासशील देश का विकसित देश के साथ तुलना के लिए 2 आधारभूत मापदंड क्या है। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय, औसत आय है, मानव विकास सूचकांक है। अगला प्रश्न है, जन सुविधाओं का क्या अर्थ है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, भारत में जन सुविधाओं के नाम लिखिए। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। और सार्वजनिक सुविधाएं, ये सुविधाएं जो मानव जीवन के बेहतर बनाने के लिए सरकार सुविधाएं और सेवा प्रदान करती है। तो यहाँ देखिए 3 पॉइंट में दिया हुआ है कि जीवन विकास के लिए आवश्यक है सुविधाएं और सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे रक्षा, अस्पताल, गली की लाइट, पुलिस, सरकारी विद्यालय, प्रदूषण मुक्त वातावरण, परिवहन, संक्रमण बीमारियों से बचाव। अगला प्रश्न है, विकास क्या होता है, विकास के 2 पहलू क्या है। तो यहाँ देखिए प्रश्न है हमारा। और यहाँ विकास के जीवन प्रगति एवं सुधार को बतलाता है विकास के पहलू। तो ये देखिए 3 पॉइंट दिया हुआ है। इसी तरह से आप भी अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और लाइन बाय लाइन आप पढ़ते हुए चलिएगा। मध्य पूर्व के देशों के प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद भी उन्हें विकसित क्यों नहीं कहा जाता। तो देखिए यहाँ पे आंसर कि ये विकसित देश नहीं कहा जा सकता, इनका विकास का प्रदर्शन निम्न स्तर है। और अगला देखिए यहाँ पॉइंट में दिया हुआ है इस तरह से। तो ये आंसर लिख सकते हैं कि अधिकांश देशों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, पुरुष और महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं है, एक धर्म के लोग के साथ भेदभाव नहीं है, साक्षरता दर निम्न होता है, लोगों के बीच असमानताएं हैं, स्वास्थ्य अच्छे नहीं हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, इसके 2 लाभ। तो देखिए, और इसका आंसर है यहाँ से कि राशन वितरण एक प्रणाली है जिसके द्वारा उचित मूल्य पर गरीबों को सरकारी राशन की दुकान के माध्यम से राशन बांटा जाता है। और लाभ देख सकते हैं यहाँ पे, गरीबों को कम मूल्य पर राशन देना, गरीबों के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर को सुधारना, ये इनके सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है, स्पष्ट करें। तो देखिए हमारा प्रश्न है और यहाँ से आंसर है 5 पॉइंट में दिया हुआ है। तो आप इसे नोट करते हुए चलिएगा, इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए भी चलिएगा कि यह ज्ञान और दक्षता देता है, रोजगार उत्पन्न करता है, आधुनिक तकनीकी को लागू करने की क्षमता को बढ़ाता है, नए उद्योग को स्थापित करने की क्षमता का विकास है, लोगों को स्वच्छता, स्वास्थ्य, विज्ञान और बीमारियों के प्रति जागरूकता करना तथा नियंत्रण करता है। और अगला प्रश्न है हमारा, और इसी तरह से आप भी ऐसे करते जाए, प्रति व्यक्ति आय का मानव सूचकांक की अवधारणाओं की व्याख्या करें। तो आंसर देख सकते, देश के विकास के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए 2 मापदंड। तो यहाँ देख सकते हैं 4 पॉइंट में दिया हुआ है। और आप भी इसी तरह पॉइंट में अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। अगला है, सार्वजनिक सुविधाओं को किन्हीं 3 मुख्य उपयोगिताओं को उजागर कीजिए। तो देखिए प्रश्न है और आंसर नीचे दिया हुआ है कि यह लोगों के वस्तुएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है। सेकंड है राष्ट्रीय भवन का विकास। और थर्ड है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का भावना का विकास। और फोर्थ है स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, परिवहन उपलब्ध कराना आसान है। अगला हमारा प्रश्न है, विकास के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये देखिए हमारा प्रश्न हो गया, यहाँ से आंसर है विशेषताएं हो गया और एक 4th पॉइंट दिया हुआ है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और आज के हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। इसी तरह से आप पढ़ते रहिएगा, मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आती रहूँगी। और अभी प्रीवियस ईयर भी पेपर, अभी इकोनॉमिक्स के हमारा 1-2 और चैप्टर बच गया है, उसको करा करके फिर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।